आज का ये महामैराथन क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर को मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। अगर आप भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो में मैं इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें आपको पढ़ना है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, उसका पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गई हूँ, जो आपके वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपके सिलेबस में जो टोटल 8 यूनिट्स दी गई हैं उन सभी यूनिट से बनने वाले वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं हर एक यूनिवर्सिटी में। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 100% यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन आर के नारायण। आर के नारायण पर एक नोट लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर के नारायण इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछेगा, आपको आंसर कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा, आर के नारायण बायोग्राफी एंड कंट्रीब्यूशन। इस तरीके से हेडिंग डालकर लिखिएगा, आर के नारायण वॉज बॉर्न इन 1906 चेन्नई। देखिए, इनका बॉर्न कब हुआ था? चेन्नई में हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 2001 में। तो आप सबसे ऊपर तो पहले देखिए, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। ये आप हेडिंग डाल लेंगे ना, तो हेडिंग डालने के बाद इधर डालिएगा बॉर्न, जो बॉर्न है 1906 एग्जाम की कॉपी में, ठीक है, 906। और इधर डाल दीजिएगा हेडिंग डेथ, डेथ लिखकर जो है 2001। उसके बाद अगली लाइन से यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा एग्जाम में, आर के नारायण वॉज ए फेमस इंडियन राइटर इन इंग्लिश। ही वॉज बॉर्न इन मद्रास नाउ चेन्नई। वो मद्रास में पैदा हुए थे, चेन्नई में, जिसको अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। नारायण इज बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग द फिक्शनल टाउन मालगुडी। तो ये जाने जाते हैं फिक्शनल टाउन मालगुडी बनाने के लिए, विच रिफ्लेक्ट्स इंडियन लाइफ एंड कल्चर। ये इंडियन लाइफ एंड कल्चर पर काफ़ी ज़्यादा लिखा करते थे, और आपके सिलेबस में इनकी शॉर्ट स्टोरी भी दी गई है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, अंडर द बनियान ट्री। तो उसमें भी वो एक गांव का ही वर्णन करते हैं। हिज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज मेड हिज स्टोरी ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो इनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी सिंपल और क्लियर होती है, जो कि ईजी होती है समझने में और पढ़ने में। सम ऑफ हिज फेमस वर्क आर स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द गाइड। तो ये सारे इनके कुछ फेमस वर्क हैं जो आपको एग्जाम में ब्लैक पेन से दिखाना होगा लिख करके, ताकि अच्छे से एग्जामिनर को दिखे। हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही शोड इंडियन लाइफ वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस इन ए नेचुरल एंड रियलिस्टिक वे। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि इन्होंने अपने वर्क्स में इंडियन लाइफ को, वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को और नेचुरल और रियलिस्टिक वे में दिखाया है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, प्लॉट के लिए आप कैसे लिखेंगे, ये सारा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चंस हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। द प्लॉट इज द मेन स्टोरी लाइन ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी। प्लॉट जो होता है मेन स्टोरी लाइन होता है किसी भी शॉर्ट स्टोरी में। जैसे मैं आपको बताऊं, ये समझिए, यहाँ पर देखिए मैंने लाइन खींची है, ठीक है, ये एक लाइन खींची है, पूरी स्टोरी है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ती है ना कुछ स्टोरी में पूरा आता है एक सीक्वेंस में। जो आगे चलकर होना है वो पहले नहीं होता, जो पहले होना है, जैसे आप कैरेक्टर से पहले ही इंट्रोड्यूस होते हैं, सबके बारे में आप पहले जानते हैं, फिर आप धीरे धीरे स्टोरी को समझ जाते हैं। तो वही प्लॉट होता है कि एक सीक्वेंस में ये कहानी जो आगे बढ़ रही है, एक सीक्वेंस जो होता है कहानी का, उसी को प्लॉट कहते हैं, हिंदी में कथानक कहते हैं। इट इज़ द ऑर्डर इन विच इवेंट्स हैपन। तो ये एक ऑर्डर होता है इन विच, जिसमें इवेंट्स यानी जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, हैपन यानी घटित होती हैं, यानी कि शुरू से लेकर ऐसे ऐसे क्या हो रहा है एक सीक्वेंस में होता है। द प्लॉट यूजुअली हैज़ एन इंट्रोडक्शन
राइजिंग एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स एंड कंक्लूजन। तो हर स्टोरी में जैसे कि जो प्लॉट होता है उसमें देखो इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स एंड कंक्लूजन, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। इट कीप्स द रीडर इंटरेस्टेड एंड शो हाउ द स्टोरी मूव फॉरवर्ड। तो ये जो प्लॉट होते हैं रीडर को काफ़ी इंटरेस्टेड रखते हैं, यानी कि रीडर को काफ़ी इंटरेस्ट पैदा होता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और एक स्टोरी जो होती है धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, उसी को प्लॉट कहते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैरेक्टराइजेशन। ये सारा टॉपिक मैं आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ा चुकी हूँ, और मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्ज़ाम 2026 में हर यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कैरेक्टराइजेशन मीन्स हाउ द राइटर क्रिएट्स एंड डेवलप कैरेक्टर्स। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है हाउ द राइटर, कैसे जो राइटर है, जो लिखने वाला है, क्रिएट्स बनाता है एंड डेवलप करता है कैरेक्टर्स को। जैसे देखिए कोई भी आप शॉर्ट स्टोरी अपने सिलेबस में पढ़ते हैं तो उसमें आप बहुत सारे कैरेक्टर्स देखते हैं। जैसे आपने द लास्ट लीफ पढ़ा, उसमें आपने स्यू, जॉन्सी, बेहरमैन को देखा। तो राइटर ने इन सभी कैरेक्टर्स को कैसे क्रिएट किया है और कैसे कौन क्या क्या बोलता है, क्या काम करता है, वो सब आप समझते हैं। और अगर कैरेक्टर्स ही ना हो तो आपको स्टोरी पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। आप जो भी मूवी ड्रामास देखते हैं उसमें आप हीरो हीरोइन विलेन सब देखते हैं ना, तब आपको अच्छा लगता है। अगर पूरी मूवी हो और उसमें कोई भी कैरेक्टर ही ना हो तो फिर वो कैसे अच्छी लगेगी। आप द लेमेंट पढ़ते हैं, द लेमेंट में आयोना नाम का एक बूढ़ा आदमी है और उसके अलावा बहुत सारे उसके पैसेंजर्स होते हैं जो उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठने आते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। उसके अलावा आयोना का घोड़ा भी एक कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। तो राइटर कैरेक्टर्स के थ्रू स्टोरी को डेवलप करता है, आगे बढ़ाता है। इट शो द कैरेक्टर्स पर्सनालिटी, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। जो कैरेक्टराइजेशन होता है वो कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी को भी दिखाता है, थॉट्स को भी दिखाता है, फीलिंग्स को भी दिखाता है, एक्शंस को भी दिखाता है। कैरेक्टर्स में बी मेन और माइनर एंड दे हेल्प कैरी द स्टोरी। कैरेक्टर्स मेन भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं, जो कि स्टोरी को आगे बढ़ाने और समझने में मदद करते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर साल पूछता है और सेक्शन ए में पूछता है। कभी भी आपके सेक्शन बी या सेक्शन सी में ये नहीं आता, हमेशा सेक्शन ए में ही पूछता है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है। ये लॉन्ग में जैसे क्वेश्चंस आएंगे सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। चलिए, ये वीडियो आपके शॉर्ट लॉन्ग सभी क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद नंबर 1 डालकर हेडिंग डालिएगा बायोग्राफी। उसमें लिखिएगा ए बायोग्राफी इज द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। जो बायोग्राफी होती है लाइफ स्टोरी होती है ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की, रिटन बाय अनदर पर्सन, जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। द राइटर स्टडीज द पर्सनस लाइफ थ्रू बुक्स, लेटर्स, इंटरव्यूज एंड रिकॉर्ड्स। जो राइटर होता है, जिस भी इस इंसान की बायोग्राफी लिखता है तो उसकी लाइफ के बारे में पढ़ता है, किताबों से, लेटर्स के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, रिकॉर्ड्स के थ्रू उसकी बायोग्राफी को समझता है, जीवनी को समझता है, फिर उसको लिखता है। इट इज़ रिटन इन द थर्ड पर्सन यूजिंग वर्ड्स लाइक शी, ही, दे। तो ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी जाती है, इसमें ही, शी एंड दे का यूज़ किया जाता है। बिकॉज इट इज़ रिटन बाई समवन एल्स, क्योंकि ये किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। इट इज़ यूजली मोर फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से आपको बायोग्राफी के बारे में लिखना है। देखो ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी में सारी चीज़ें सेम ही लिखी होती हैं, बस फ़र्क अगर होता है तो लिखने वाले का। बायोग्राफी जो होती है एक इंसान के जीवन की पूरी बात होती है, पूरे जीवन की स्टोरी होती है, कहानी होती है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति लिखता है। और जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसमें भी पूरी लाइफ स्टोरी ही होती है, लेकिन वो वही इंसान लिखता है जिसके जीवन की कहानी होती है। जैसे अगर आप अपनी लाइफ को खुद लिखें तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी कही जाएगी, लेकिन अगर आपकी ही लाइफ को आपका दोस्त लिखे तो वो आपकी बायोग्राफी कही जाएगी। बस इतना ही डिफरेंस है।
अगली हेडिंग डाल देंगे ऑटोबायोग्राफी और लिखेंगे एन ऑटोबायोग्राफी इज द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी खुद के द्वारा लिखी जाती है। द राइटर शेयर्स पर्सनल फीलिंग्स थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस, और इसमें राइटर अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, एक्सपीरियंसेस को लिखता है। इट इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन यूजिंग लाइक आई मी माई, तो ये खुद जो लिखेगा अपने लिए माई लिखेगा, मी लिखेगा, आई लिखेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में होती है। इट इज़ ऑफन इमोशनल एंड पर्सनल, और ये इमोशनल और पर्सनल होती है, तो बस यही डिफरेंस है। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा ऑटोबायोग्राफी का, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी, तो ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज डिक्शन इन लिटरेचर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिक्शन क्या होता है ये मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 3 में पढ़ा चुकी हूँ पूरा बहुत अच्छे से। ये एक प्रोज डिवाइस है। तो देखिए डिक्शन के लिए आप लिखेंगे डिक्शन मीन्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स ए राइटर यूजेस टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड फीलिंग्स इन ए लिटरेरी वर्क। डिक्शन का मतलब होता है शब्द को चुनना। डिक्शन का मतलब क्या है? शब्दों को चुनना। डिक्शन मीन्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स ए राइटर यूजेस टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड फीलिंग्स इन ए लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क का मतलब जो कुछ राइटर लिख रहा है, चाहे स्टोरी लिखे, नॉवेल लिखे, ड्रामा लिखे, एस्से लिखे, तो वो लिखने से पहले अपने वर्ड्स को चूज करता है कि किन वर्ड्स का यूज़ करके वो क्या करेगा, अपने वर्क को लिखेगा। द राइटर चूजेज वर्ड केयरफुली टू क्रिएट ए मूड, शो कैरेक्टर्स एंड मेक द राइटिंग क्लियर, पावरफुल और इमोशनल। डिक्शन से देखिए लेखन, जो राइटर होता है किन शब्दों का यूज़ करता है, किन शब्दों का यूज़ करेगा, वो उन चीज़ों को ढूंढता है, चूज़ करता है, और वही उसकी भाषा की शैली, प्रभाव और भाव को दर्शाती है कि उसकी राइटिंग कैसी है, पावरफुल है या नहीं, इमोशनल है या नहीं। तो ये सब उसके डिक्शन से ही पता चलता है। तो राइटर के ऊपर है कि वो कैसे वर्ड्स को चूज़ करके लिखेगा। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई इज द टाइटल द लास्ट लीफ एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त या ठीक क्यों है। द लास्ट लीफ टाइटल जो है शॉर्ट स्टोरी का, ये एप्रोप्रिएट क्यों है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ। तो आपको अपना आंसर यही लिखना है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है। ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। द टाइटल द लास्ट लीफ इज़ द एप्रोप्रिएट बिकॉज द स्टोरी revolves around the last leaf on the AV vine। इस स्टोरी का जो टाइटल है वो इसलिए उपयुक्त है बिकॉज, क्योंकि द स्टोरी जो कहानी है रिवॉल्व्स अराउंड घूमती है चारों ओर, द लास्ट लीफ आखिरी पत्ते के, ऑन द एवी वाइन। तो एवी का जो पेड़ है, एविन वाइन जो पेड़ है, एवी वाइन जो पेड़ है, उस पर जो पत्ता लटक रहा है उसका लास्ट लीफ जो आखिरी पत्ता है उसी के इर्द गिर्द पूरी ये स्टोरी घूमती है। जब मैंने आप लोगों को ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें एक जॉन्सी नाम की लड़की होती है जो बीमार पड़ जाती है और उसको लगता है कि पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो भी मर जाएगी। फॉर जॉन्सी द लीफ रिप्रेजेंट द लाइफ एंड डेथ। जॉन्सी के लिए वही पत्ती जीवन और मृत्यु रिप्रेजेंट करती है। जॉन्सी को ऐसा लगता है कि पेड़ का पत्ता गिर रहा है और आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी, लेकिन वो आखिरी पत्ता उसके जीने की वजह बन जाता है। वो जीने की वजह कैसे बन जाता है देखिए। फॉर बेहरमैन, बेहरमैन के लिए इट बिकम्स ए सिंबल और सेक्रीफाइस एंड लव। लेकिन बेहरमैन के लिए यही लास्ट लीफ एक सिंबल बन जाता है सेक्रीफाइस का और लव का। क्यों वो लास्ट लीफ बेहरमैन के लिए सेक्रीफाइस का सिंबल बनता है? क्योंकि बेहरमैन ने जब देखा कि रात में तेज़ हवा से वो आखिरी पत्ता गिर गया लेकिन जॉन्सी सो रही है, तो उसने उस आखिरी पत्ते को नहीं देखा, लेकिन अगली सुबह वो पत्ते को गिरा हुआ पाएगी
तो वो और मुरझा जाएगी और उसको लगेगा कि वो कभी अच्छी नहीं होगी। तो बेहरमैन सोचता है कि क्यों ना मैं एक पेंटिंग बनाऊं। तो बेहरमैन उसी ठंडी बर्फीली हवा में बाहर निकलता है, सीढ़ी लगाता है और उस दीवार पर जाकर, पेड़ के पास की दीवार पर जाकर एक बिल्कुल वैसी ही पत्ती बनाता है, पेंट करता है, जो दूर से देखने में लग रही थी कि वो रियल हो और पत्ते पर, पेड़ पर लटक रही हो। तो अगली सुबह जब जॉन्सी उठती है तो उस पत्ते को देखती है और उसे जीने की उम्मीद मिल जाती है कि जब तेज़ हवा से ये पत्ता नहीं गिरा तो वो भी नहीं मरेगी और वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन तभी जॉन्सी की दोस्त सू आकर जॉन्सी से बताती है कि जो पत्ता तुम बाहर खिड़की से देख रही हो वो रियल नहीं है, वो केवल एक पेंटिंग है जो बेहरमैन ने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हारे अच्छे होने के लिए बनाई है। और आधी रात में वो खुद बनाता है और उसे न्यूमोनिया हो जाता है। बेहरमैन मर जाते हैं लेकिन वो तुम्हारी जान बचा जाते हैं। तो बेहरमैन के लिए ये लास्ट लीफ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस है, जॉन्सी के लिए ये लाइफ एंड डेथ के लिए रिप्रेजेंट करती है। द लीफ नेवर फॉल्स बिकॉज इट इज पेंटेड। अब वो पत्ता कभी नहीं गिरेगा क्योंकि वो पेंटेड है। एंड इट सेव जॉन्सी लाइफ, और वही पत्ता जॉन्सी की लाइफ को सेव करता है। हेंस द लास्ट लीफ द सेंट्रल सिंबल ऑफ द स्टोरी। इसीलिए जो आखिरी पत्ता है सेंट्रल सिंबल है पूरी कहानी का। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द लास्ट लीफ। थीम और टाइटल सिग्निफिकेंस इस स्टोरी से ज़रूर पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द मेन थीम ऑफ द लास्ट लीफ इज होप एंड सेल्फलेस सेक्रीफाइस। इस स्टोरी का मेन थीम होप यानी आशा है एंड सेल्फलेस सेक्रीफाइस है। होप, जॉन्सी को जीने की होप मिलती है। सेल्फलेस सेक्रीफाइस होता है बेहरमैन का, जो अपनी जान की परवाह नहीं करता और जॉन्सी को बचा लेता है। द स्टोरी शोज हाउ होप कैन गिव ए पर्सन द विल टू लिव। ये स्टोरी शो यानी दिखाती है कि कैसे जो इंसान की होप होती है जीने की वजह बन जाती है। जॉन्सी लॉसेस होप व्हेन शी फॉल्स इल। जॉन्सी ने जीने की उम्मीद खो दी जब वो बीमार पड़ती है। बट द पेंटेड लास्ट लीफ गिव्स हर न्यू स्ट्रेंथ। लेकिन वो पेंट किया गया पत्ता उसे जीने की नई उम्मीद देता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थीम इज ट्रू फ्रेंडशिप शोन बाय सू एंड बेहरमैन। और उसके अलावा, होप के अलावा भी आप देखेंगे इसमें एक फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप भी इसका मेन थीम है, जो कि सू एंड बेहरमैन के द्वारा हम देखते हैं। बेहरमैन sacrifices his life to save Jauncey, proving that love and kindness are powerful forces. बेहरमैन अपनी लाइफ को खो देते हैं और जॉन्सी की लाइफ बचा देते हैं, जिससे एक लव हमें देखने को मिलता है, एक पावरफुल ट्रू फ्रेंडशिप देखने को मिलती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हॉर्स इन द लेमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लेमेंट शॉर्ट स्टोरी में घोड़े का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। द हॉर्स इन द लेमेंट सिम्बोलाइजेज ट्रू कंपेनियन एंड साइलेंट सिंपैथी। जो घोड़ा है द लेमेंट शॉर्ट स्टोरी में, वो सिम्बोलाइज एक प्रतीक है, कंपेनियनशिप यानी कि साथी है, एंड साइलेंट सिंपैथी है, और जो चुप रहकर आयोना के साथ सिंपैथी दिखाता है। देखिए, जितनी भी शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस में दी गई है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी की समरी पढ़े रहेंगे तभी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में लिख पाएंगे। तो सभी की समरी हमने अपलोड कर दी है, आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। देखिए, इसमें एक आयोना नाम का बूढ़ा आदमी होता है, उसका एक घोड़ा होता है, वो घोड़ा गाड़ी चलाता है, जिसके पास बहुत दर्द है, लेकिन उसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं होता। तो उसका घोड़ा उसके लिए क्या बनता है, सिंपैथी, साइलेंट सिंपैथी और कंपेनियनशिप। व्हेन नो ह्यूमन बीइंग लिसन्स टू आयोनाज सोरो, आयोना इसमें मेन कैरेक्टर है। व्हेन नो ह्यूमन बीइंग, जब कोई भी इंसान लिसन नहीं सुनता आयोना के दुख और तकलीफ को, हिज हॉर्स बिकम्स हिज ओनली लिसनर, तो अंत में उसका घोड़ा ही उसको सुनने वाला, उसका लिसनर बनता है। द हॉर्स डज नॉट स्पीक, वो घोड़ा बोल नहीं सकता, बट इट पेशेंसली लिसन्स, लेकिन वो धैर्य के साथ आयोना की सारी बातें सुनता है। आयोना पूरे दिन कोशिश करता है कि कोई उसकी बात सुन ले, लेकिन आयोना की बात कोई नहीं सुनता। तब आयोना आखिरी में सोचता है कि चलो, कोई इंसान सुनने के लिए साथ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास एक घोड़ा है जो मेरे दर्द को सुनेगा।
तो वो अपने घोड़े को अपना सारा दर्द सुनाता है कि कैसे उसके जवान बेटे की मौत हो गई और ये हस्बैंड और वाइफ यानी आयोना और आयोना की वाइफ बूढ़े जो हैं बहुत ज़्यादा इस दुनिया में अकेले रह गए। इनका कोई सहारा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। बुढ़ापे में ये घोड़ा गाड़ी चलाकर रुपए पैसे कमाता है ताकि अपने घोड़े के लिए कुछ चारा खरीद सके, अपने लिए कुछ खरीद सके। तो वही दर्द वो किसी इंसान को सुनाना चाहता है कि कैसे उसके बेटे की डेथ हो गई, बट कोई भी इंसान नहीं सुनता उसके दर्द को। तो आयोना का घोड़ा एंड में उसका लिसनर बनता है, जो कि बोल नहीं सकता लेकिन धैर्य के साथ, सब्र के साथ उसको सुन सकता है, ऑफरिंग कंफर्ट, जो उसे कंफर्ट देता है। दिस शोज दैट एनिमल्स समटाइम्स शो मोर अंडरस्टैंडिंग दैन ह्यूमंस। तो ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी जो एनिमल्स यानी जानवर होते हैं, शो मोर अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी बिना बोले हुए भी एक इंसान से ज़्यादा समझने वाले साबित होते हैं। इट आल्सो हाईलाइट आयोनाज डीप लॉनलीनेस एंड इमोशनल सफरिंग। ये स्टोरी आयोना के डीप लॉनलीनेस यानी गहरे दर्द और अकेलेपन को भी दिखाती है। बहुत अच्छी स्टोरी है, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सिंपैथी होगी आपको आयोना के साथ ये कहानी पढ़ के। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज आयोना फेल टू कम्युनिकेट हिज ग्रीफ टू पीपल। व्हाई डज आयोना क्यों फेल होता है टू कम्युनिकेट यानी बात करने में हिज ग्रीफ अपने दर्द को टू पीपल लोगों से। तो आयोना लोगों से अपने दर्द को बात करने में, अपने दर्द की बात करने में क्यों असफल हो जाता है, क्यों कोई उसके दर्द को नहीं सुनता। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोना फेल्स टू कम्युनिकेट हिज ग्रीफ बिकॉज, आयोना फेल हो जाता है कम्युनिकेट करने में, बात करने में अपने ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दर्द या दुख। बिकॉज, क्योंकि पीपुल आर सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट, क्योंकि जो लोग हैं काफ़ी अपने में बिजी हैं। सोसाइटी इनडिफरेंट दिखाया गया है कि कोई किसी की बात को सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हर इंसान बस अपने में बिजी है। हिज पैसेंजर्स आर इन ए हरी एंड ओनली केयर अबाउट रीचिंग देयर डेस्टिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आयोना घोड़ा गाड़ी चलाता है, तो बहुत सारे बारी बारी पैसेंजर्स उसकी गाड़ी में बैठते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और वो उनसे भी अपना दर्द कहने की कोशिश करता है। बट हिज पैसेंजर्स आर इन हरी, बहुत जल्दी में है, एंड ओनली केयर्स, और उन्हें केवल फिक्र है अबाउट रीचिंग पहुंचने की देयर डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की उन्हें इतनी जल्दी है कि वो आयोना के दर्द को नहीं सुनते। दे ट्रीट आयोना रूडली, वो आयोना के साथ रूडली ट्रीट करते हैं, एंड डू नॉट लिसन टू हिम, और उसकी बात नहीं सुनते। सोसाइटी हैज़ नो टाइम फॉर द पेन ऑफ ए पुअर कैब ड्राइवर। इस सोसाइटी के पास टाइम नहीं है एक गरीब कैब ड्राइवर की बात सुनने के लिए, उसके दर्द को सुनने के लिए। एंटोन चेखव, जो कि स्टोरी के राइटर हैं, यूजेज दीज टू क्रिटिसाइज ह्यूमन सेल्फिशनेस एंड द लैक ऑफ कॉम्पेशन इन मॉडर्न लाइफ। तो एंटोन चेखव क्रिटिसाइज करते हैं ह्यूमन सेल्फिशनेस की एंड लैक ऑफ कंपेरिजन भी वो दिखाते हैं इस मॉडर्न लाइफ में। और राइटर ये भी कहते हैं कि दूसरे के दर्द को सुन लेना चाहिए, क्या पता किसी के दर्द को सुन ले तो किसी का दर्द हल्का हो जाए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द टेरर। द टेरर आपके सिलेबस में शॉर्ट स्टोरी दी गई है, गाई द मौपासा की शॉर्ट स्टोरी है, उसका थीम भी आपके एग्जाम में पूछता है। ये सारा क्वेश्चन देखिए आपके सेक्शन बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन सी में राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिनके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। बट इस वीडियो में भी जो क्वेश्चन बता रही हूँ शॉर्ट स्टोरीज और इससे से, वो आपके एग्जाम में सेक्शन बी या सी में पूछा जाता है। तो द टेरर शॉर्ट स्टोरी का जो सेंट्रल थीम है वो है, देखिए, द सेंट्रल थीम ऑफ द टेरर इज फियर ऑफ द अननोन। तो सेंट्रल थीम जो है, द टेरर का मतलब होता है भय या डर, तो इसमें फियर है, डर है, ऑफ अननोन अज्ञात का। यानी इसमें जो मेन कैरेक्टर मिस्टर रेमन होते हैं, मिस्टर रेमन, उनको किसका डर है, उनको अकेलेपन का डर है, क्योंकि जिस घर में वो रहते हैं वो अकेले रहते हैं। मौपासांट जो राइटर है, शोज दैट रियल टेरर डज नॉट ऑलवेज कम फ्रॉम घोस्ट और मॉन्स्टर बट फ्रॉम मिस्टीरियस एंड अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंसेस। तो राइटर जो हैं गाई द मौपासा, वो बताते हैं इस स्टोरी के थ्रू, वो ये बता रहे हैं
कि कभी कभी जो रियल डर होता है, भय होता है, वो केवल घोस्ट या मॉन्स्टर की वजह से नहीं होता, बट कभी कभी ये जो डर होता है मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय स्थिति या अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंसेस या ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यानी कि जो इसमें मिस्टर रेमन होते हैं वो तो अकेलेपन से ही डर रहे हैं, जबकि आगे पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें डर क्यों लग रहा है? क्योंकि वो अकेले हैं इसलिए। द नरेटर डिस्क्राइब स्ट्रेंज इंसिडेंट दैट क्रिएट डीप साइकोलॉजिकल फियर। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर रेमन, वो डिस्क्राइब करते हैं ऐसे डर को, ऐसी घटना को जो साइकोलॉजिकल फियर है। द स्टोरी सजेस्ट दैट ह्यूमन इमेजिनेशन एंड अनसर्टेनिटी कैन बी मोर फ्राइटनिंग than visible danger, making terror a mental and emotional experiences rather than a physical one। तो देखिए, इस कहानी में भय मानसिक और भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जो इंसान है कभी कभी मन बना लेता है और कभी कभी उसकी कल्पना भी उसके डर को बढ़ा देती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ प्रोफेशन फॉर वुमेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्जीनिया वुल्फ का इससे आपके सिलेबस में दिया गया है, प्रोफेशन फॉर वुमेन। वहाँ से ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया, मेन विचार क्या है जो वर्जीनिया वुल्फ अपने रीडर को दे रही हैं, खास तौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि प्रोफेशन फॉर वुमेन इससे का ही टाइटल है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रोफेशन फॉर वुमेन बाय वर्जीनिया वुल्फ, तो भी आपका आंसर यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी किसी भी तरीके से पूछ लेता है। आप लिखिएगा, द मेन आइडिया इज दैट वुमेन शुड हैव इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम टू वर्क। तो मेन आइडिया जो है कि वुमेन शुड हैव, महिलाओं के पास होना चाहिए इंडिपेंडेंस, आज़ादी, एंड फ्रीडम टू वर्क, और काम करने की भी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए एक महिला के पास। वर्जीनिया वुल्फ अपने इस एस्से में कहती हैं कि महिलाओं को फ्रीडम होनी चाहिए काम करने की भी। वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लेन्स दैट वुमेन नीड देयर ओन मनी एंड स्पेस टू थिंक एंड क्रिएट। वर्जीनिया वुल्फ ये भी कहती हैं कि वुमेन नीड, महिलाओं को ज़रूरत है, देयर ओन मनी, अपने खुद के मनी की, पैसों की, एंड स्पेस टू थिंक एंड क्रिएट, और उन्हें जगह भी है, अपने खुद की जगह चाहिए ताकि वे सोच सकें और कुछ कर सकें, कुछ काम कर सकें। She talks about the challenges women face in profession because society often limits them। वर्जीनिया वुल्फ अपने एस्से में ये भी कहती हैं कि वो उन चैलेंजेस की भी बात करती हैं जो महिलाएं फेस करती हैं प्रोफेशन के फील्ड में, बिकॉज क्योंकि जो सोसाइटी ऑफन प्रायर लिमिट में रखती है महिलाओं को, समाज अक्सर महिलाओं को पेशे में काम करने से रोकता है। The essay encourage women to follow their dreams, develop confidence and overcome social barriers and succeed in any career। इस essay में महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया है कि वे अपने सपनों का पालन करें, अब भी कॉन्फिडेंट यानी कॉन्फिडेंस बने, अपने आप पर भरोसा रखें, आत्मविश्वास रखें, और जो भी सोशल बैरियर्स हैं, देखिए जो सोशल बैरियर्स हैं उनको तोड़ें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपना खुद का कैरियर बनाएं। वर्जीनिया वुल्फ महिलाओं की आज़ादी की बात करती हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज वुल्फ से वुमेन नीड ए रूम ऑफ देयर ओन। वर्जीनिया वुल्फ अपने हिस्से में क्यों कहती हैं, अपने इस हिस्से में क्यों कहती हैं कि महिलाओं को ज़रूरत है, नीड है ए रूम, एक कमरा ऑफ देयर ओन, ओन मतलब अपना खुद का। तो वर्जीनिया वुल्फ के अनुसार महिलाओं को अपनी जगह क्यों चाहिए, अपना खुद का एक कमरा क्यों चाहिए। तो देखिए, Wolf says that a room of their own means personal space and financial independence। वर्जीनिया वुल्फ का कहना है कि एक रूम होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, महिलाओं की पर्सनल होनी चाहिए, जहां वो बैठ के सोच सकें, कुछ काम कर सकें, कुछ लिख सकें, क्योंकि राइटर थी ये, तो उस टाइम ये बात करती हैं कि महिलाओं को लिखने का भी अधिकार होना चाहिए, वो राइटर बन सकती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि जिस टाइम पर वो राइटर थी तो ये महिलाओं के बारे में बात करती हैं कि महिलाएं लिख सकती हैं, कुछ काम कर सकती हैं, कुछ सोच सकती हैं और इंडिपेंडेंस हो सकती हैं फाइनेंशियली भी, क्योंकि
महिलाएं कब तक पुरुषों पर डिपेंड रहेंगी, इन्हें खुद भी काम करना चाहिए, अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, वो इस चीज़ की बात करती हैं। विदाउट प्राइवेसी, और बिना प्राइवेसी की वुमेन कैन नॉट देयर फ्रीली और राइट क्रिएटिवली। और वर्जीनिया वुल्फ ये भी कहती हैं कि बिना अपनी पर्सनल जगह के कोई भी महिला, कोई भी औरत फ्री रूप से सोच नहीं सकती और रचनात्मक काम नहीं कर सकती। मनी गिव्स देम फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन मेन, और उनका खुद का जो मनी होगा, पैसा जो होगा, उन्हें पुरुषों की ऊपर निर्भरता से मुक्ति देगा, क्योंकि महिलाएं पैसों के लिए केवल घर के पुरुषों पर निर्भर करती हैं। तो जब वो खुद पैसे कमाएंगी तो उन्हें दूसरों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोथ स्पेस एंड मनी हेल्प वुमेन फोकस ऑन देयर वर्क, डेवलप टैलेंट्स एंड एक्सप्रेसेस देमसेल्फ। और ये पैसा और ये अपनी खुद की जगह होगी, महिलाओं को फोकस करने में मदद करेगी, अपना काम करने में, अपने टैलेंट को डेवलप करने में और अपने आप को एक्सप्रेस करने में। These ideas shows that freedom and independence are necessary for women to succeed in any profession। तो ये जो इससे है, ये दिखाता है कि जो फ्रीडम है और इंडिपेंडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए किसी भी प्रोफेशन में। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सिलेबस की यूनिट नंबर 8 में मैंने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ाया भी है। पहले हेडिंग डालिएगा एडवांटेजेस ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फिर नंबर 1 डालकर लिखिएगा विजुअल अपील। इसमें लिखेंगे मेक्स प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव यूजिंग इमेज, चार्ट्स, वीडियोज एंड एनिमेशंस। सेकेंड एडवांटेज है आपका इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने में आसानी होती है। हेल्प एक्सप्लेन आइडियाज़ क्लियरली एंड सिंपली विद बुलेट पॉइंट्स एंड विजुअल्स, मतलब देख करके हम कोई भी आइडियाज़ को इजीली समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। थर्ड आपका जो एडवांटेजेस है वो है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, लेट्स यू अरेंज कंटेंट लॉजिकली इन स्लाइड्स मेकिंग इट ईजियर टू फॉलो। तो स्लाइड्स के थ्रू हम अपने कंटेंट को रेडी कर सकते हैं। देखिए अब आपका फोर्थ एडवांटेज है टाइम सेविंग, प्रीपेयर स्लाइड्स वंस कैन रीयूज देम एनी टाइम फॉर मल्टीपल। फिफ्थ आपका एडवांटेजेस है इंटरैक्टिव लर्निंग, कैन इंक्लूड क्वाइज, हाइपरलिंक्स एंड मल्टीमीडिया फॉर बेटर एंगेजमेंट। तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस हैं जो आप एग्जाम में लिख कर अपना पूरा नंबर पा सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ शुड स्टडीज बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू बेकन। तो फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग स्टडीज यानी पढ़ाई का कैसे यूज करना चाहिए। आप लोगों ने अपने सिलेबस में ऑफ स्टडीज इससे पढ़ा हुआ है फ्रांसिस बेकन का, तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसिस बेकन क्या कहते हैं इस हिस्से में कि पढ़ाई को कैसे उपयोग करना चाहिए। तो देखिए बेकन एडवाइजेस दैट स्टडीज शुड बी बैलेंस्ड एंड अप्लाइड वाइजली। तो बेकन का कहना है कि जो पढ़ाई है शुड बी होनी चाहिए बैलेंस यानी संतुलित, एंड अप्लाइड वाइजली और बुद्धिमानी से होनी चाहिए। रीडिंग टू मच फॉर प्लीजर्स ओनली कैन मेक ए पर्सन ईडल। तो जो पढ़ाई अगर बहुत ज़्यादा की जाए, सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ाई की जाए, प्लीजर के लिए पढ़ाई की जाए, तो वो इंसान आलसी हो जाता है। स्टडिंग ओनली फॉर यूटिलिटी कैन मेक पर्सन ड्राई एंड डल। और पढ़ाई केवल उपयोगिता के लिए की जाए तो वो इंसान को रूखा और उबाऊ बना देती है। ही एम्फेसाइजेज दैट नॉलेज मस्ट बी कंबाइंड विद एक्सपीरियंस एंड जजमेंट। उनका कहना है कि जो पढ़ाई है, जो ज्ञान है, वो एक्सपीरियंस और जजमेंट के साथ कंबाइन होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, और ये कहते हैं कि लर्निंग इज़ यूजफुल ओनली, और ये कहते हैं कि पढ़ाई तभी यूजफुल होगी व्हेन अप्लाइड इन रियल लाइफ एंड नॉट जस्ट फॉर शो, कि पढ़ाई केवल दिखाने के लिए नहीं, जबकि रियल लाइफ में अप्लाई की जाए, इस तरीके से पढ़ाई का यूज़ करना चाहिए। तो ये फ्रांसिस बेकन अपने हिस्से में यही बात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ सर रॉजर एट चर्च। सर रॉजर एट चर्च आपके सिलेबस में इससे है जोसेफ एडिशन का, तो उसका मेन आइडिया या मेन थीम क्या है। मेन आइडिया पूछे एग्जाम में या थीम पूछे, बात एक ही है। तो देखिए आप लिखेंगे द मेन आइडिया ऑफ द एसे इज
पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी एंड सोशल मैनर्स। तो जो मेन आइडिया है वो है पोलाइटनेस यानी विनम्रता, ह्यूमिलिटी यानी शिष्टाचार एंड मैनर्स यानी सामाजिक अच्छे आचरण का महत्व। जोसेफ एडिसन डिस्क्राइब्स हाउ सर रॉजर डी कवर्ली, ए काइंड एंड सिंपल जेंटलमैन, बिहेव्स इन चर्च। तो जोसेफ एडिसन एक कैरेक्टर के थ्रू दिखाते हैं, कैरेक्टर का नाम है सर रॉजर डी कवर्ली, जो एक काइंड यानी दयालु और एक जेंटलमैन, सिंपल जेंटलमैन यानी कि सरल सज्जन व्यक्ति हैं। बिहेव्स इन चर्च, और वह चर्च में सभी का सम्मान करते हैं। ही रेस्पेक्ट अदर्स, फॉलोज ट्रेडिशंस एंड शो गुड मैनर्स, जो कि चर्च में सभी लोगों का सम्मान करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और गुड मैनर्स और इनका जो आचरण है वो काफ़ी अच्छा है, परंपराओं का पालन करते हैं। दैसे हाईलाइट्स जेंटल मैनली बिहेवियर एंड टीचेस दैट सोशल ग्रेस, रेस्पेक्ट एंड गुड कंडक्ट आर एज इम्पोर्टेंट एज वेल्थ और स्टेटस। ये निबंध ये सिखाता है कि अच्छा व्यवहार और जो शिष्टाचार है वो धन और सामाजिक स्थिति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि सर रॉजर डी कवर्ली जो कैरेक्टर हैं वो अमीर होने के बावजूद भी हर इंसान को सम्मान देते हैं, चर्च को अपने पैसों से डेकोरेट कराते हैं और सभी लोगों को चर्च आने के लिए इंस्पायर भी करते हैं, सभी लोगों को प्रेरणा देते हैं कि चर्च आकर डेली प्रेयर करें। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ ड्रीम चिल्ड्रेन। मेन आइडिया या मेन थीम बात एक ही है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपका आंसर यही होगा। कभी कभी मेन आइडिया पूछ देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं हम तो थीम पढ़ के आए थे, मेन आइडिया तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए आपको दिमाग लगाना है कि आइडिया या थीम बात तो एक ही है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। द मेन आइडिया ऑफ ड्रीम चिल्ड्रेन इज लव, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। जो ड्रीम चिल्ड्रेन है उसका मेन आइडिया या मेन थीम है लव यानी प्यार, मेमोरी यानी स्मृति या यादें, इमेजिनेशन यानी कल्पना। चार्ल्स लैम्ब टॉक्स टू हिज चिल्ड्रेन अबाउट द स्टोरी ऑफ हिज पास्ट एंड हिज लव एंड हिज लॉस्ट लव। तो चार्ल्स लैम्ब अपने हिस्से में टॉक्स बात करते हैं टू हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों से, अबाउट द स्टोरीज ऑफ हिज पास्ट, अपने पास्ट की बात करते हैं, अपने अतीत की बात करते हैं, और अपने लॉस्ट लव यानी जिस प्यार को उन्होंने खो दिया उसकी बात वो अपने बच्चों से करते हैं। दैसे शोज द सैडनेस एंड अनफुलफिल्ड ड्रीम्स एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। ये से शोज दिखाता है सैडनेस ऑफ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, ऐसे सपनों को दिखाता है जो अधूरे रह गए। अनफुलफिल्ड यानी अधूरे रह गए, वो सपने अधूरे रह गए, तो उसकी वजह से जो सैडनेस है ये स्टोरी ये से वो दिखाता है। एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशंस, और इमेजिनेशंस की पावर दिखाता है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन लैम्ब्स पर्सनल लाइफ एंड फीलिंग्स, क्रिएटिंग ए मिक्स ऑफ जॉय, लव एंड सोरो एज ही ड्रीम्स ऑफ ए हैप्पी फैमिली दैट ही नेवर एक्चुअली हैड। तो ये जो ऐसे है चार्ल्स लैम्ब की पर्सनल लाइफ और फीलिंग्स को दिखाता है, ये जॉय, लव एंड सोरो सभी चीज़ों को मिक्स करके दिखाता है। एंड एज ही ड्रीम्स ऑफ ए हैप्पी फैमिली, और एक हैप्पी फैमिली जो दिखती है दैट ही नेवर एक्चुअली है, जो कि कभी असल में होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि चार्ल्स लैम्ब अपने जिन दो बच्चों को अपने पास्ट की स्टोरी सुनाते हैं वो बच्चे हकीकत में होते ही नहीं हैं, ओनली उनके ड्रीम्स में आते हैं, क्योंकि रियल में तो कभी चार्ल्स लैम्ब की शादी हुई नहीं थी और उन्हें वो सपना देखते हैं कि उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, जिससे वो अपने बचपन की सारी बातें करते हैं, सब कुछ सुनाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो सब एक ख्वाब था, बच्चे तो कभी थे ही नहीं, क्योंकि उनकी शादी ही नहीं हुई थी कभी। और वो अपने पास्ट की, अपने लॉस्ट लव की स्टोरी सुनाते हैं, अपनी उन ख्वाहिशों को वो अपने बच्चों को सुनाते हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाई, जिसका दर्द उन्हें आज भी महसूस होता है। तो इस तरीके से ही ड्रीम चिल्ड्रेन एस्से का ये मेन थीम या मेन आइडिया है जो आपको अपने एग्जाम में जाकर लिखना है। तो आई होप कि आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। टोटल 8 यूनिट से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है सब मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अदर हर एक सब्जेक्ट पर वीडियोस अपलोड हैं, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आपके को करिकुलर की भी पूरी तैयारी कराई जाती है। तो अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।